हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने वेक्टर में जहाँ तक कुछ क्वेश्चंस किए थे उसके आगे अपन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। नेक्स्ट अपना टॉपिक है अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है? अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या यानी ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो अपने पास में दो सदिश है, एक ए वेक्टर है और दूसरा क्या है अपना बी वेक्टर। जैसे ये अपना ए वेक्टर है और एक दूसरा सदिश है बी वेक्टर। समझ में आ गया? ये ए वेक्टर है, दूसरा सदिश है अपना बी वेक्टर। इस पॉइंट को नाम दे दो पॉइंट पी, इसको नाम दे दो पॉइंट ओ। ठीक है, बिंदु पी से इस सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो और जहाँ ये 90 डिग्री बनेगा वहाँ नाम दे दो इसको M। अब एक आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, ट्राइंगल OPM। क्या दिख रहा है? ट्राइंगल OPM। देखो इस ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन से अपन क्या सीखेंगे कि किसी एक सदिश का दूसरे सदिश के ऊपर प्रक्षेप कैसे निकालते हैं। किसी एक सदिश का दूसरे सदिश के ऊपर प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। समझ में आ गई बात? ये चीज़ अपन देखने जा रहे हैं। तो अपन ने ये ए वेक्टर ले लिया और ये क्या ले लिया अपना बी वेक्टर। समझ में आ गया? अब अपन क्या करेंगे कि इस बी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालेंगे। प्रोजेक्शन का मतलब है कि प्रक्षेप पे निकालेंगे अपन बी वेक्टर का। किसके ऊपर? ए वेक्टर के ऊपर। तो देखो बी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर जो प्रक्षेप होगा वो कौन सा होगा? अपना ये वाला पोर्शन। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, ट्राइंगल OPM। तो अपन लिखेंगे इन ट्राइंगल OPM। अगर इस ट्राइंगल OPM में अगर ये वाला एंगल जो है वो अगर थीटा है तो बताइए कोस थीटा किसके इक्वल होगा? कोस थीटा किसके इक्वल होगा? तो जो कोस थीटा होगा अपना वो होगा अपना, कोस थीटा क्या होता है? आधार अपन कर्ण होता है यानी बेस अपन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है इस ट्राइंगल का? यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? OM। और कर्ण कितना है अपना? OP। तो मैं क्या लिखूंगा इन ट्राइंगल OPM cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? OM अपॉन OP। क्या होगा अपना? OM अपॉन OP। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि OM जो होगा वो क्या होगा? OP cos थीटा। क्या होगा अपना? OM इक्वल्स टू OP cos थीटा। समझ में आ गई बात? अब देखो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अपन ने कल पढ़ा था कि आपको अगर दो सदिश दे रखे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर तो दोनों के बीच एंगल निकालने के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज में लेते हैं? अपन फॉर्मूला यूज में लेते हैं ए वेक्टर, चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। यही होता है ना, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। समझ में आ गया? अच्छा, मैं इस OP को क्या बोल सकता हूँ? OP किसके द्वारा रिप्रेजेंट है? OP का मतलब है कि पॉइंट O से OP के बीच का जो लेंथ है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट है? अपना बी वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट है ना। समझ में आ गई बात? ये OP क्या है? इस वेक्टर का लेंथ है और इस ये वेक्टर कौन सा है? बी वेक्टर। तो बताइए इस वेक्टर का लेंथ क्या होगा? बी वेक्टर का मोड ही तो होगा। तो OP जो है वो क्या है? O से लेके पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? बी वेक्टर का मोड ही तो होगा, क्योंकि इस लाइन को कौन सा वेक्टर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बी वेक्टर कर रहा है और इसका लेंथ निकालने के लिए क्या कर लेते हैं अपन? मापांक लेते हैं ना, मोड। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि OM जो होगा वो होगा मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। क्या होगा? OM इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखो A डॉट बी क्या होता है? मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब बताओ मुझे कि मैं इस बी वेक्टर के मापांक इंटू कोस थीटा, इसकी जगह मैं यहाँ से क्या रख सकता हूँ? OM रख सकता हूँ। तो बताइए कितना हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मापांक इंटू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन?
ओ एम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं अपने यहाँ पर? ओ एम। अब मुझे बताइए ओ एम इक्वल्स टू कितना हो गया? ओ एम इक्वल्स टू कितना हो गया? ओ एम इक्वल्स टू हो गया बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपोन ए वेक्टर का मापांक। समझ में आ गई बात? ठीक है ना। तो ये क्या हो गया अपना? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक किसके इक्वल आ गया? ओ एम के इक्वल आ गया। तो ओ एम क्या है? ओ से लेके एम तक का दूरी है, यही तो है अपना ओ एम। तो ये ओ एम मैंने क्या बोला था कि जो बी सदिश है इसका प्रोजेक्शन, इसका प्रक्षेप्य क्या है? ओ एम ही तो है। तो बताइए अपन को बी वेक्टर का प्रक्षेप्य निकालना था, तो बी वेक्टर का प्रक्षेप्य क्या आ गया? ये वाला आ गया ओ एम। और ओ एम इक्वल टू क्या आ गया? ये एक नया सदिश आपको मिलेगा। प्रक्षेप्य की अगर आपको लेंथ निकालनी है, प्रक्षेप की अगर आपको लेंथ निकालनी है, तो इस पूरे का क्या ले लूंगा मैं? मोड ले लूंगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं? बताइए ओ एम वाली डिस्टेंस आ गई, बिंदु ओ और एम के बीच की दूरी क्या आ गई? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक। समझ में आ गया? तो ये क्या आएगा? यहाँ से जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा? कोई ना कोई नंबर आएगा। क्या आएगा? कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, संख्यात्मक मान आएगा। तो वो क्या आ जाएगा? ओ एम का डिस्टेंस आ जाएगा। और ओ एम क्या है? बी वेक्टर का इस ए वेक्टर पे प्रक्षेप है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि बी वेक्टर का ए वेक्टर पे जो प्रक्षेप होगा वो क्या होगा? यहाँ लिख देता हूं मैं, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसको? प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ये जो होगा बेटा किसके इक्वल होगा? इसको अपन लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि तो दिखने में प्रॉब्लम आएगी। इसके आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप कितना होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक। चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है और प्रक्षेप यानी लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए अपन इस पूरे के क्या लगा सकते हैं बेटा? मोड और लगा सकते हैं, क्योंकि मोड नेगेटिव क्वांटिटी को भी क्या कर देगा? पॉजिटिव बना देगा। समझ में आ गई बात? तो कभी भी आपको अगर दो सदिश दे रखे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर और बोले कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पे सॉरी बी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रक्षेप निकालिए, यानी आपको बी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर अगर प्रोजेक्शन निकालने के लिए बोले तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक। और पूरे के भी क्या लगा देंगे? मोड। मोड लगाने से क्या होगा? अगर नेगेटिव आता है इसका वैल्यू तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि लेंथ कभी भी क्या नहीं होती बेटा? नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, आपको बुक्स में इस टाइप से भी मिल सकता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। और इसको अपन और क्या लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड। और पूरे का क्या लिख सकते हैं बेटा? मोड लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो बी वेक्टर का ए वेक्टर पर आपको प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन निकालना हो तो क्या फॉर्मूला यूज में लेंगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक। और पूरे के क्या लगा देंगे? मोड, ताकि अगर नेगेटिव भी आए तो क्या बन जाएगा? ये पॉजिटिव। समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा, इसी फॉर्मूले को मैं दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपन? बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसा लिख दूँ ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? बी वेक्टर। ठीक है, ये क्या हो गया? पूरा अपना ए कैप हो गया। तो बताइए पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए कैप डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अपन ए कैप डॉट बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? इसी प्रकार से अगर आपसे बोले, इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार अगर आपसे बोले कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप पे बताइए, ए वेक्टर का क्या बताना है? बी वेक्टर पे प्रक्षेप बताना है, तो अपन क्या लिखेंगे? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या लिखेंगे? या फिर आप सिंपली वैसे लिख दो जैसे लिखते आए हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन इस बार जो मापांक होगा वो किसका होगा? बी वेक्टर का। या फिर अपन इसको यूं भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी कैप। ये ए वेक्टर डॉट बी कैप कैसे आया? क्योंकि मैं इसको लिखूंगा पूरे को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर क्या होगा? बी कैप होगा। और इधर क्या है? ए वेक्टर, तो एक कैप ए वेक्टर डॉट बी कैप। समझ में आ गया? यानी प्रोजेक्शन निकालने के लिए ये तो कब यूज में लेना है? जब आपको बी कैप और ए वेक्टर दोनों का क्या दे रखा हो? वैल्यू दे रखा हो। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यहाँ क्या लगा देना? आपको मोड भी लगा देना है, क्योंकि मोड क्या कर देगा? अपनी नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देगा। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है।
डायग्राम बना के, इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ कर दिया है। उसके बाद में आपको ये फॉर्मूला लिखना है और इसी फॉर्मूले का दूसरा रूप ये नीचे वाला लिखना है और उसके बाद में आपको ये वाली चीज़ नोट करनी है। समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ से अपन ने दो फॉर्मूले सीखे हैं। फॉर्मूले क्या सीखे हैं कि आपको अगर दो सदिश दे रखे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्या दे रखे हैं बेटा? दो सदिश आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं और आपको बोले कि बी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रक्षेप बताइए। बी वेक्टर का ए वेक्टर पे क्या बताइए? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब प्रक्षेप बताइए। अगर बी का एक के ऊपर अगर प्रोजेक्शन पूछे तो फॉर्मूला क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक। और अगर ए वेक्टर का बी वेक्टर पे पूछे तो आपको क्या बताना है? ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर का मापांक। और पूरे का मोड भी लगा देना है ताकि नेगेटिव क्वांटिटी किसमें कन्वर्ट हो जाए? अपना पॉजिटिव। समझ में आ गया? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको अपनी एक्सरसाइज 13.2 में मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको स्टार लगा के दो फॉर्मूले मैं यहाँ पे और लिख रहा हूँ, उनको भी आपको ध्यान रखना है। अगर कभी आपसे पूछे कि ए वेक्टर व बी वेक्टर के अनुदिश सदिश घटक बताना, आपको क्या बताना है? ए वेक्टर का बी वेक्टर के अनुदिश सदिश घटक। ए वेक्टर का बी वेक्टर के अनुदिश सदिश घटक। ठीक है, इसका मतलब क्या? वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। समझ में आ गया? यानी ए वेक्टर का बी वेक्टर के अनुदिश सदिश घटक। यहाँ लिख देता हूं मैं, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट अलोंग ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर का बी वेक्टर के अनुदिश जो सदिश घटक होगा उसको अपन किस फॉर्मूले से देंगे? तो जो फॉर्मूला होगा ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मापांक। इसका मापांक। और इस पूरी चीज को अपन के साथ में क्या करना है? बाहर बी कैप से मल्टीप्लाई भी करना है। समझ में आ गया? बी कैप से क्या करना है? बाहर डॉट प्रोडक्ट इसका करेंगे। अच्छा, इसी चीज को दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकता है कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर लांबिक घटक, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर लांबिक घटक। ठीक है, ये जो ऊपर वाली मैंने लाइन लिखी है और ये लाइन लिखी है, ये दोनों एक ही बात है। आपको बोले कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर लांबिक घटक बताइए, तो आपको लिखना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मापांक और बाहर क्या लिखेंगे? बी कैप। समझ में आ गया? या फिर आपको बोले कि ए वेक्टर का बी वेक्टर के अनुदिश सदिश घटक बताइए, तो आपको इसी फॉर्मूले से देना है। ये ऊपर वाली और नीचे वाली एक ही बात है। समझ में आ गया? इसी के अलावा अगर आपको ये बोले कि ए वेक्टर व बी वेक्टर के लंबवत सदिश घटक, ए वेक्टर का बी वेक्टर के ए वेक्टर का बी वेक्टर के लंबवत सदिश घटक, है ना? ए वेक्टर का बी वेक्टर के लंबवत सदिश, यानी दो सदिश है ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर आपको बोले कि बी वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई ए वेक्टर है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? अपना ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मापांक। समझ में आ गया? और बाहर की तरफ क्या लिखेंगे? बी के। हालांकि इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है, लेकिन आपको इसको जनरली ध्यान रखना है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आपको क्या करना है? जनरली केवल ध्यान रखना है, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, इनको केवल आपको ध्यान रखना है। अब देखो बेटा, अपन इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं? प्रक्षेप पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, प्रोजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। इसको नोट कर लेना। अब देखो, अपन ने आज की क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी है वो क्या पढ़ी है कि आपको अगर दो सदिश दे रखे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, और आपको बोले कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालिए, या बोले कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रक्षेप निकालिए ना। प्रक्षेप को इंग्लिश में प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दे रखा है? ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है।
एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको क्वेश्चन में बोला है कि एक सदिश दे रखा है, एक सदिश आपको दे रखा है 4i माइनस 2j प्लस k और आपको दूसरा सदिश दे रखा है 3i प्लस 6j माइनस 2k। समझ में आ गया? पर आपको प्रक्षेप ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन में आपको दे रखा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। ठीक है, यानी आपको इस सदिश के ऊपर क्या निकालना है? प्रक्षेप निकालना है। क्या निकालना है? इसका प्रक्षेप निकालना है। ठीक है, तो आप इस सदिश को जो है वो ए वेक्टर मान लो। माना ये जो सदिश पहले वाला दे रखा है उसको क्या मानना है? ए वेक्टर। तो ये क्या है? 4i माइनस 2j प्लस का k और दूसरे वाला जो सदिश है उसको मान लो आप बी वेक्टर। समझ में आ गया? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस सदिश का इसके ऊपर आपको प्रक्षेप निकालना है, यानी प्रोजेक्शन निकालना है। तो इस सदिश को मैंने ए वेक्टर मान लिया और इसको क्या मान लिया? बी वेक्टर। अब बताइए क्या पूछा है आपको? एक तरीके से पूछा है कि इसको क्या माना है मैंने? ए वेक्टर माना है और इसको क्या माना है मैंने? बी वेक्टर। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसके ऊपर प्रक्षेप पूछा है, यानी एक तरीके से आपको क्वेश्चन में पूछा है कि ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रक्षेप बताना है। क्या बताना आपको? ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर क्या बताना है? प्रक्षेप। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मोड, और इस पूरे का भी क्या करना है अपन को? मोड निकालना है। समझ में आ गया? ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए और उसको कैलकुलेट कीजिए। तो बताइए कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा अपना ए वेक्टर कितना है? 4i माइनस 2j प्लस k डॉट 3i प्लस 6j माइनस 2k अपॉन नीचे क्या करना है? बी वेक्टर का मोड करना है। तो ये हो गया अपना 3i इसका मोड हो गया और इस पूरे का भी क्या करना है? मोड करना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, कैलकुलेट कीजिए इसको। जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा अपना 4 × 3 कितना हो गया बेटा? ये हो गया अपना 12m माइनस का 2 अपॉन इसका मोड बताइए नीचे वाले का कितना हो गया? इसका √9 प्लस 36 क्लियर हो गई? बताइए 12 और 12 कैंसिल आउट, तो ऊपर तो हो गया माइनस का मोड ऑफ 2, माइनस का 2 और नीचे कितना हो गया? 36 और 4 40 और 9 49 का मतलब है 7, और पूरे का क्या देखो नेगेटिव आ गया ना वैल्यू, जबकि प्रोजेक्शन की लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसको मोड लेते हैं। तो माइनस मोड ऑफ -2/7 का मतलब कितना हो गया? 2/7। तो ए वेक्टर का जो बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन है यानी प्रक्षेप है वो कितना होगा? 2/7। समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अगला जो क्वेश्चन वो आपको दे रखा है कि यदि मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्वेश्चन अपना है यदि मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू दे रखा है मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर लंबवत सदिश हैं। क्या सिद्ध करना है आपको? आपको सिद्ध करना है कि ए वेक्टर व बी वेक्टर क्या है? परस्पर लंबवत सदिश हैं। समझ में आ गया? तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर लंबवत सदिश है। ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में बोल के बता रहा हूँ। If mod of a vector plus b vector equals to mod of a vector minus b vector, then prove that
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। जो दोनों वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं वो क्या है, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब आपने ये चीज़ पहले से पढ़ ली है कि जब भी दो सदिश अगर परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे मान लो दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंबवत है, तो कंडीशन क्या होती है कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। कभी भी दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है, इसका मतलब दोनों सदिश कैसे हैं, लंबवत हैं यानी परपेंडिकुलर हैं। समझ में आ गई बात। तो अपन को प्रूव करना है कि जो दोनों सदिश हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में अपन को क्या लाना है, अपन को लाना है कि a डॉट बी का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 हो गया इसका मतलब दोनों सदिश कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले दोनों को लिख लीजिए, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मापांक इक्वल्स टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मापांक। समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे, अब अपन दोनों तरफ वर्क करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो कितना हो जाएगा अपना, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिए। इसको ओपन करने का तरीका मैंने आपको बताया था कल लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था ना। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ऐसे इसको ओपन करते हैं तो क्या आता है, ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर किसी को ओपन करना नहीं आता तो ये ध्यान रखना, इसको इस टाइप से ओपन किया जाता है, इसको इस टाइप से किया जाता है। दोनों में यहाँ प्लस माइनस का फ़र्क है, तो इसमें प्लस आएगा, इसमें क्या आएगा, माइनस। अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया, इधर लेफ्ट हैंड साइड बच गया 2 टाइम ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और राइट हैंड साइड क्या बच गया, 2 टाइम ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। 4 को 0 के अंदर डिवाइड कीजिए तो कितना आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। इसलिए ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा किस पे, बी वेक्टर पे। हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया, क्योंकि अपन ने जब इसको सोल्व किया तो सोल्व करते करते लास्ट में क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। और जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 है तो दोनों सदिश क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि यदि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इकाई सदिश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर और सी वेक्टर इकाई सदिश हैं, तीनों कैसे हैं, यूनिट वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, और इसके अलावा आपको एक और चीज दे रखा है, यदि एवं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या है, 0 वेक्टर है। तीनों का जो योगफल यानी सम दे रखा है वो 0 वेक्टर है। ठीक है, तो आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान ज्ञात करना है। समझ में आ गई, इसका क्या निकालना है, आपको मान निकालना है। ठीक है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आपको इसका क्या करना है बेटा, वैल्यू कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो आप को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो चीज़ आपको क्वेश्चन में दे रखी है उसको लिख लेते हैं एक बार। आपको बोला है कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर हैं। ठीक है, तो अपन को क्या दिया है, यानी गिवन आपको क्या क्या गिवन है, एक तो ए वेक्टर इकाई सदिश है, तो इकाई सदिश का मापांक कितना होता है, 1 होता है।
ए वेक्टर का मापांक भी 1 है, बी वेक्टर का मापांक भी 1 है और सी वेक्टर का मापांक भी कितना है, 1 है। समझ में आ गई बात, ठीक है। और आपको वैल्यू किसका पूछा है, आपको बोला है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका वैल्यू क्या होगा, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में पूछी है, ठीक है। तो अब देखो आपको क्वेश्चन में एक डेटा गिवन है, डेटा क्या गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके इक्वल दे रखा है अपन को क्वेश्चन में, ये जीरो वेक्टर के क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ मोड लूँ तो इधर कितना हो जाएगा, दोनों तरफ क्या ले रहा हूँ मैं, मापांक ले रहा हूँ, तो यहाँ भी मोड लग जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा, मोड लग जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वर्क कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्क करूँगा तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर का मापांक कितना होगा, जीरो, और जीरो का स्क्वायर कितना होगा, जीरो। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसको ओपन कर दीजिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर कैसे ओपन किया जाता है, ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, सबको याद होगा, अगर नहीं ध्यान है तो अब ध्यान रख लेना। इसका जो स्क्वायर होगा उसे अपन कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर ठीक है। इसको जब ओपन करते हैं तो क्या मिलता है अपन को, ये वाली पूरी चीज़ मिलती है। समझ में आ गया। अब देखो आपको ए वेक्टर का मापांक कितना दे रखा है, ए वेक्टर का मापांक क्वेश्चन में 1 दे रखा है। ये चीज़ डायरेक्ट नहीं दे रखी, इसको लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देखो पहली लाइन में ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर एक ऐसा दिशा यूनिट वेक्टर है, तो तीनों का जो मोड होगा, इनका मापांक होगा वो कितना होगा, 1 1 1 और 1 होगा, ठीक है। तो बताइए इसका वैल्यू 1 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ये तीनों को ऐड करने पर कितना मिल गया, 3 हो गया। तो यहाँ कितना हो गया, 3 + 2 टाइम ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो बताइए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर -3, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, -3/2। समझ में आ गई बात। तो ये अपना आंसर होगा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर लिख लीजिए आप, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर एवं सी वेक्टर 3, 4, 5 परिमाण के सदिश हैं, 3, 4, 5 परिमाण के क्या हैं, सदिश हैं। यदि प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों के योगफल के लंबवत है, यदि प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों के योगफल के लंबवत हैं, प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों के योगफल के लंबवत हैं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का परिमाण आपको पूछा है। क्या पूछा आपको है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्या पूछा आपको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का परिमाण आपको पूछा है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या बोला है,
आपको बोला है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड का वैल्यू है 3, 4 और 5, ठीक है। इसके अलावा इसमें 3 सदिश दे रखे हैं। अब इसने बोला है कि एक सदिश बाकी 2 सदिश के योगफल यानी दोनों को जोड़ने के लंबवत के क्या है, बराबर। समझ में आ गई चीज़? ये चीज़ अभी मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से बोला है। तो पहले जो कुछ चीज़ें दे रखी है वो अपन लिखते जाते हैं। इसने बोला है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण कितना है, 3 है। तो परिमाण का मतलब क्या होता है, उसके मापांक का वैल्यू कितना दे रखा है, 3। ऐसे ही बी वेक्टर का मापांक कितना दे रखा है, 4। ऐसे ही सी वेक्टर का जो मापांक है वो कितना दे रखा है अपन को, 5। समझ में आ गया? ठीक है। और आपको पूछा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का परिमाण क्या होगा। परिमाण का मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी आपको बोला है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसी का वैल्यू पूछा है। ठीक है। अब देखो इसने ये बोला है कि प्रत्येक सदिश, अब सुनना मेरी बात, ये सबसे पहली लाइन बोली है, सॉरी पहली लाइन ने यहाँ से लेके और यहाँ तक जो बोला है इसको मैं मैथमेटिकल गणितीय परिभाषा में लिख के बता रहा हूँ। उसने बोला कि प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों के, 3 सदिश है ना टोटल, ए बी और सी, तो प्रत्येक अन्य 2 के योगफल के क्या है, लंबवत है। इसका मतलब क्या है, जैसे ए वेक्टर है वो लंबवत है जो बचे हुए 2 हैं उनके योगफल के, तो बचे हुए 2 क्या हैं, बी और सी, तो बी और सी दोनों का योगफल कर दीजिए। और देखो ए वेक्टर बचे हुए 2 के योगफल के लंबवत है, इसका मतलब ए वेक्टर का इसके साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कोई भी 2 सदिश अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत हैं तो ए डॉट बी क्या होता है, 0 होता है। समझ में आ गया? अब इसमें क्या बोला है कि कोई भी सदिश, प्रत्येक सदिश अन्य 2 के योगफल के क्या है, लंबवत है। तो जैसे ए वेक्टर ले लिया तो अन्य 2 का योग क्या हो गया, बी प्लस सी, इसके लंबवत है तो ए वेक्टर इसके डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो किसके बराबर आएगा, 0 के। इसी हिसाब से बी वेक्टर जो है उसका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर के लंबवत हैं तो ये 0 हो गया। सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी के लंबवत हैं तो ये क्या हो गया अपना, 0। समझ में आ गई बात? यहाँ तक की बात सबके समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब मैं यहाँ से इसका डॉट प्रोडक्ट करो बी प्लस सी के साथ, तो क्या लिखेंगे इसे, ए डॉट बी प्लस, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ऐसे ही बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यहाँ डॉट है ध्यान रखना, यहाँ भी डॉट है और यहाँ भी डॉट है, बराबर क्या है, 0। इक्वेशन नंबर 2 ऐसे ही सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये समीकरण नंबर क्या हो गया अपना, 3 इक्वेशन आ गई। अब एक काम करो, तीनों इक्वेशन को जोड़ दो। क्या करना है, तीनों इक्वेशन को जोड़ दो, है ना। तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो कुछ फ़ायदा मिलने वाला है और वो फ़ायदा अभी आपको थोड़ी देर में नज़र आएगा। जैसे मैं तीनों इक्वेशन को जोड़ूंगा तो बताइए क्या आएगा, तीनों को जैसे जोड़ूंगा तो 2 तो कॉमन आ जाएगा बाहर की तरफ, क्या आ जाएगा, 2 अपने पास में बाहर की तरफ क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है। और कॉमन आते ही अपना काम बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 तीनों को क्या करूँगा, जोड़ूंगा। तो जोड़ूंगा तो देखो ए डॉट बी ये रहा और एक ए डॉट बी इसमें और कहीं मिलेगा, देखो ये रहा, क्योंकि बी डॉट ए और ए डॉट बी एक ही बात होती है ना। तो जब मैं समीकरण 1, 2 और 3 तीनों को जब जोड़ूंगा तो 2 तो कॉमन आ जाएगा और यहाँ रह जाएगा ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 0। आ गई बात समझ में? इसका योगफल किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाइए। आपको इसका वैल्यू पूछा है तो इसका वैल्यू निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं इसके स्क्वायर का वैल्यू निकालूंगा तो स्क्वायर में कहीं ना कहीं ये चीज़ बनेगी, ये वाली, और इस वाले की जगह में क्या कर दूंगा, इसका वैल्यू किसके बराबर है, 0। तो जहाँ भी इसके स्क्वायर में ये चीज़ बनेगी उसकी जगह 0 रख दूंगा तो अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, या इसको बोले तो ओपन कैसे करते हैं, इस तरीके से ओपन करते हैं। अभी लास्ट पीछे वाले क्वेश्चन में भी अपन ने देखा था। ठीक है। इसको जब ओपन करते हैं तो ओपन करने पर अपन को ये रिजल्ट मिलता है। ठीक है। अब यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर 4 बोल दो इसको, समीकरण 4 से मान रखने पर, समीकरण 4 से मान रखने पर, समीकरण 4 से उठा के यहाँ मान रख दीजिए। जैसे मैं वैल्यू रखूँगा यहाँ पे तो अपने पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बराबर, सबका वैल्यू रखूँ। ए वेक्टर के मापांक का वैल्यू कितना है बताइए, ए वेक्टर का मॉड्यूलस कितना है, 3 है। तो 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर
ऐसे बी वेक्टर क्या क्या है 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस इस पूरे का वैल्यू कितना है, समीकरण 4 से देखो कितना है इसका वैल्यू 0, तो यहाँ क्या रखेंगे बेटा 0। पूरे को कैलकुलेट कीजिए तो ए वेक्टर 9 और 16 कितने होते हैं 25 और 25 50, वर्गमूल ले लो दोनों तरफ, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो परिमाण होगा वो कितना आएगा 50 का अंडर रूट कितना होता है 5√2। क्लियर हो गई यहाँ पे बात, ठीक है। तो ये अपना आंसर होगा, नोट कर लीजिए इसको, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सिमिलरिटी है उस वाले और इस वाले क्वेश्चन में। अपन को सबसे पहले अपनी ये कोशिश रहनी चाहिए कि क्वेश्चन में कौन कौन से डेटाज अपन को दे रखे हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें दे रखी है, सबसे पहले सॉल्यूशन में वो चीज़ें लिख लिया करो, ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि अपन को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है या कौन सी स्टेप अपन को यूज़ में लेनी है। जैसे जैसे आप कुछ क्वेश्चन करते जाएंगे आपको आइडिया लगता जाएगा आगे के क्वेश्चन में, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि अपन को किस टाइप से हैंडल करना है, कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किसी सदिश ए वेक्टर के लिए अपन को प्रूफ करना है किसी सदिश ए वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट आई कैप और बार की तरफ क्या है आई कैप है, ठीक है, प्लस उसके आगे आपके लिख रखा है ए वेक्टर डॉट जे कैप और यहाँ भी जे कैप है, फिर है ए वेक्टर डॉट के कैप और यहाँ भी क्या है अपना के कैप है। समझ में आ गया, यानी किसी वेक्टर फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर प्रूव दैट ए वेक्टर इक्वल्स टू दिस। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि ए वेक्टर अपने पास दे नहीं रखा, ए वेक्टर को मान लेते हैं कुछ, है ना, माना यानी लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। समझ में आ गई बात, अपन ने ए वेक्टर को क्या मान लिया a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे है ना, मैं यहाँ वैल्यू निकालूंगा ए वेक्टर डॉट आई कैप का, और जो भी आएगा उसको किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है अपन को आई कैप के साथ, ये डॉट लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैं ए वेक्टर डॉट आई कैप का वैल्यू निकालूंगा, किसका वैल्यू निकालूंगा ए वेक्टर डॉट आई कैप का। तो बताइए एक सेकेंड, यहाँ वाले को हटा दीजिए आप, ठीक है। यहाँ डॉट नहीं है, यहाँ पर तीनों जगह डॉट नहीं है, डॉट केवल यहाँ यहाँ और यहीं है। तो सबसे पहले मैं इसका वैल्यू निकालूंगा, ये क्या है ए वेक्टर डॉट आई कैप, तो यहाँ पर वैल्यू निकालिए ए वेक्टर क्या है अपने पास में ये रहा, तो इसे क्या लिखूंगा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट करना है, किसके साथ में डॉट प्रोडक्ट करना है ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है आई कैप के साथ, तो यहाँ लिख दिया आई कैप। अब बताइए इसको जब मैं आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो आई कैप इंटू a1 आई कैप, तो आई कैप डॉट आई कैप तो 1 हो गया, और यहाँ कितना बच गया केवल a1 बच गया, कितना बच गया a1। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि मैं इसको आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो आई कैप डॉट आई कैप तो 1 हो जाएगा, केवल कितना बचेगा a1, फिर यहाँ प्लस लगाऊंगा a2 जे कैप डॉट आई कैप क्या होता है 0 होता है, मैंने कल बताया था, के कैप डॉट आई कैप भी क्या होता है 0 होता है, तो आगे वाले क्या हो जाएंगे 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0 प्लस 0, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर डॉट आई कैप जो होगा वो क्या होगा a1 होगा। इसी प्रकार मैं इसका वैल्यू निकालूंगा तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा a2 आएगा, क्या आएगा इसका वैल्यू a2। इसी प्रकार ए वेक्टर डॉट जे कैप होगा a2 एवं ए वेक्टर डॉट के कैप होगा a3। निकाल लेंगे ना आप, जैसे अपन ने ये a1 निकाला वैसे ये a2 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा a3 आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे आएगा, ए वेक्टर की जगह तो क्या रखूंगा ये उठा के ऐसा कैसे रख दूंगा, डॉट प्रोडक्ट करूंगा जे के साथ, तो जे को जे वाले से करेंगे तो क्या बच जाएगा a2, ऐसे के को के वाले के साथ करेंगे तो a3 बच जाएगा, और बाकी के दो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब अपन को कुछ भी नहीं करना है, अपन को इसका ये वाला और ये वाला ये तीनों वैल्यूज उठा के यहाँ यहाँ और यहाँ क्या करना है पुट करना है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अब अपन लिख सकते हैं कि
a1 यहाँ पे लिखना है सबसे पहले। इसका वैल्यू कितना है बेटा, इसका वैल्यू आया a1, तो इसकी जगह क्या रखूँगा मैं, a1 रखूँगा, तो ये कितना हो जाएगा अपना, यहाँ पर हो जाएगा a1 i कैप, क्या हो जाएगा a1 i कैप, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a2 j कैप, इसका वैल्यू कितना आया a3, देखो इसका वैल्यू कितना है a3, तो a3 उठा के यहाँ रखूँगा तो a3 क्या हो जाएगा k कैप, a3 क्या हो जाएगा k कैप। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि a वेक्टर डॉट i कैप और बाहर की तरफ i कैप है प्लस a वेक्टर डॉट j कैप, बाहर की तरफ भी j कैप है, फिर a वेक्टर डॉट k कैप और बाहर की तरफ भी क्या है k कैप है। तो ये किसके इक्वल चलता जाएगा अपना, ये चलता जाएगा इसका वैल्यू कितना आया a वेक्टर डॉट i कैप, a वेक्टर डॉट i कैप कितना आया a1, तो यहाँ a1 रखते ही बाहर क्या है i कैप, तो ये क्या हो जाएगा a1 i कैप, ऐसे ये क्या हो जाएगा a2 j कैप और ये क्या हो जाएगा अपना a3 k कैप। समझ में आ गई बात। और देखो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप किसके इक्वल माना था, a वेक्टर के। तो बताइए इस पूरे का वैल्यू क्या हो गया अपना a वेक्टर, तो बताइए a वेक्टर डॉट i कैप a वेक्टर समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है, ठीक है। तो आज अपन ने पढ़ने के तौर पे तो केवल एक ही पॉइंट पढ़ा है, प्रोजेक्शन निकालना किसी भी वेक्टर ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप, या बी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रक्षेप निकालना, वो अपन ने आज सीखा। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करे, जो भी आज अपन ने सारे क्वेश्चंस किए थे, ये सारे क्वेश्चंस आपको फिर कॉपी में क्या करने हैं, नोट करने हैं। जो कुछ भी मैं बोर्ड पे लिखाता हूँ आपको स्क्रीन को उपयोग करके और सारी की सारी चीज़ें अपने नोट्स की कॉपी में लिखनी है, ठीक है। नोट्स की कॉपी में जिस हिसाब से लिखाए जाते हैं उसी तरीके से मैं बोर्ड पे सारी चीज़ें और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ सोल्व करवाता हूँ। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस आपको खुद को सोल्व करने हैं और इसके आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, अपन ने क्या पढ़ा, सदिशों के गुणनफल दो प्रकार के होते हैं, अदिश और सदिश गुणनफल, यानी स्केलर प्रोडक्ट और एक क्या होता है अपना वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट अपन ने पढ़ लिया और स्केलर प्रोडक्ट के अपन ने क्वेश्चंस भी कर लिए। नेक्स्ट क्लास में अपन सदिश गुणनफल सीखेंगे कि सदिश गुणनफल यानी वेक्टर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, जिसे अपन क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ओके।